हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनुज कुमार शर्मा आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत के एक टॉपिक मौर्य काल को क्विज के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? एमसीक्यू के द्वारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग मौर्य काल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि बच्चों, इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां आपको कॉलेज के साथ साथ आईएएस और आरएएस की तैयारी कराई जाती है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप अपने आप को कनेक्ट करके लेटेस्ट अपडेट आप ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रूप जीवा किसको कहा जाता था? यानी कि मौर्य काल में रूप जीवा किसको कहा जाता था? आपके सामने ऑप्शन है, स्त्री गुप्तचर, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री, स्त्री अधिकारी, धार्मिक कार्य करने वाली। यानी कि रूप जीवा क्या था? रूप जीवा। रूप जीवा मौर्य काल में किसको कहा जाता था? रूप जीवा मौर्य काल में किसको कहा जाता था? और आपके सामने चार ऑप्शन है। तो बच्चों, इसका उत्तर है बी, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला। देखिए, मौर्य काल में अर्थशास्त्र में भी और कई सारे ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि वेश्यावृत्ति को सरकार वो राज्य के द्वारा समर्थन दिया जाता था। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती थी जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी, उनको रूप जीवा कहा जाता था। रूप जीवा यानी कि जीवा क्या होगा? इसका अर्थ अगर शब्द को तोड़ते हुए जीवन यापन करना। ठीक है, तो ऐसी स्त्रियां जो कि अपने जीवन यापन के लिए स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को उन्होंने उसको अपना रखा था, तो ऐसी स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था। क्या कहते थे? रूप जीवा। किस काल में कहा जाता था? मौर्य काल में कहा जाता था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मौर्य काल में नगर की किस दिशा में इंद्र की मूर्ति स्थापित की जाती थी? यानी कि जो मौर्य काल के नगर हैं, जितने भी है, पाटलिपुत्र है, तोसली है, जितने भी नगर हैं, उन सभी नगरों की विशेषता होती थी। उन सभी नगरों में कुछ कुछ देवताओं की मूर्तियां प्रत्येक दिशा में स्थापित की जाती थी। तो आपके सामने अभी क्वेश्चन है, इंद्र जो देवता है उनकी मूर्ति किस दिशा में स्थापित की जाती थी? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। चलिए इसको हम एक मैप के माध्यम से देखते हैं। आपके सामने चार, ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी कि दक्षिण, ईस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब हम देखेंगे, ये एक समझिएगा एक नगर का मैप है। मौर्य काल के किसी नगर की साइड का मैप है और यह फिक्स होता था। मूर्तियां बनना मौर्य काल में आरंभ हो चुका है। ठीक है, और ये फिक्स था, हर दिशा में एक देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। आप ये भी कह सकते हैं इसका संदर्भ है सुरक्षा से, कि इस दिशा में इस देवता के द्वारा सुरक्षा की जाएगी, या फिर ये एक पैटर्न स्थापित हो गया था। तो हम बात करते हैं, हमारा ऑप्शन क्या है? इंद्र का। तो देखिए, उत्तर दिशा में ब्रह्मा जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। किसकी? ब्रह्मा जी की मूर्ति को। ठीक है, दक्षिण में इस यम की, दक्षिण में किसकी? यम की मूर्ति, यमराज की। ठीक है, पूर्व में आपका जो उत्तर है इंद्र की, पश्चिम में आपका स्कंद यानी कि कार्तिकेय, स्कंद यानी कि सेनापति की। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पश्चिम दिशा में स्कंद क्यों, सेनापति क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, जितने भी आक्रमण हुए हैं भारतीय इतिहास में, सबके दिशा से हुए? पश्चिम दिशा से। तो पश्चिम में किसको स्थापित किया जाता था? स्कंद यानी कि सेनापति को स्थापित किया था। तो हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी।
हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, पूर्व। इंद्र देवता की जो मूर्ति थी उसको पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित किया जाता था। नॉर्थ में ब्रह्मा, साउथ में यम, ईस्ट में इंद्र और वेस्ट में स्कंद यानी कि सेनापति की मूर्ति को स्थापित किया जाता था। क्लियर? यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य काल में अशोक के किस अभिलेख में आजीवक संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है या जानकारी मिलती है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए प्रथम, बी तृतीय, सी सातवें, डी चौथे। यानी कि जो अशोक के अभिलेख हैं उन अभिलेखों में से एक अभिलेख में आजीवक संप्रदाय के बारे में पता चलता है। तो बच्चों उसका आंसर है सी। ये जो सातवां अभिलेख है, सातवें अभिलेख में आजीवक संप्रदाय के बारे में पता चलता है। और ये आजीवक संप्रदाय के बारे में अशोक के अभिलेख से नहीं बल्कि इसके साथ साथ बिंदुसार के बारे में पता चलता है। जो बिंदुसार कौन है? बिंदुसार है अशोक के पिता। अशोक के पिता बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि उनके दरबार में आजीवक संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे पिंगलवत्स। पिंगलवत्स, ये पिंगलवत्स बच्चों ये वही व्यक्ति हैं। पिंगलवत्स से बिंदुसार ने एक बार कहा था कि आप मेरे सारे युवराजों की परीक्षा लीजिए और परीक्षा से ये बताइए कि मेरा श्रेष्ठतम पुत्र कौन सा है, जो कि या युवराज कौन सा है जो कि अगला शासक बन सकता है, मौर्य शासक। जब पिंगलवत्स ने सभी युवराजों की परीक्षा ली तो पिंगलवत्स ने कहा कि आपका सबसे श्रेष्ठतम युवराज है अशोक और अगला शासक यही बनना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक समस्या थी कि सबसे छोटी रानी का जो पुत्र था सुसीम, बिंदुसार की जो सबसे छोटी रानी थी सुसीम, उसका जो पुत्र था सुसीम, उसको उसने राजा घोषित किया था। ठीक है, लेकिन पिंगलवत्स कौन है? आजीवक संप्रदाय के हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस अभिलेख से पता चलता है? तो अभिलेख है सातवां। ओके, और ये जो आजीवक संप्रदाय बच्चों, ये आजीवक संप्रदाय उस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं कि किस शासन काल में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो फर्स्ट है प्रथम। जो प्रथम बौद्ध संगति है बच्चों वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। किसके काल में हुई है? अजातशत्रु के काल में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, हरेंग वंश के शासक बिंबिसार का पुत्र था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है सम्राट कालाशोक के काल में। शिशुनाग वंश के कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति जो कि हमारा उत्तर है बच्चों, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के काल में हुआ है। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहली कहां हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, क्योंकि राजधानी थी। ओके, चतुर्थ जो बौद्ध संगति है, हमारा उत्तर मिल चुका बच्चों। हमारा उत्तर क्या है? तृतीय, सी उत्तर है। यानी कि अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन शासक कनिष्क के काल में हुआ था। कहां पर? कश्मीर के कुंडलवन में। कहां पर हुआ है? कश्मीर के कुंडलवन में। ये चतुर्थ बौद्ध संगति है और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। क्लियर? लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि अशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगति होती? तो बच्चों इसका उत्तर है सी, तृतीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको अशोक ने यवन देश बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था?
ध्यान रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक ने अपने कर्मचारियों को, अपने कुछ अधिकारियों को राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा था। किसके लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो अब यवन देश किसको भेजा गया था? यवन देश किसको भेजा गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी महारक्षित, डी महादेव। तो आपके प्रश्न का, आपके क्वेश्चन का आंसर है सी महारक्षित। महारक्षित वो व्यक्ति था या वो राजदूत था जिसको यवन देश भेजा गया था राजदूत बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। वहीं महेंद्र और संघमित्रा जो उसके पुत्र और पुत्री थे, उन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और आपका जो डी ऑप्शन है महादेव, महादेव को उसने मैसूर यानी कि महिमा मंडल मैसूर भेजा गया था राजदूत बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यानी कि महेंद्र, संघमित्रा ये दोनों अशोक के पुत्र और पुत्री माने जाते हैं, जिसको कि श्रीलंका भेजा था उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। महारक्षित जो हमारा आंसर है सी, इस व्यक्ति को राजदूत बनाकर यवन देश भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और आपका जो डी ऑप्शन है महादेव, इनको मैसूर भेजा गया था राजदूत बनाकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है सी। तो ये था बच्चों आज का सेशन, जिसको हमने एमसीक्यू के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। आगे इसी सीरीज में अदर फर्दर जितने भी आपका सीरीज है उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।